गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपको सीए फाउंडेशन पास होने की बहुत बहुत बधाई। तो अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो मैं आपको टैक्सेशन सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा जो कि आपका पेपर नंबर 3 है। सबसे पहले मैं कुछ अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम दिनेश तेजवानी है। स्टूडेंट्स मुझे तेजवानी सर के नाम से जानते हैं। मेरी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं? मैंने बीकॉम ऑनर्स अकाउंटिंग किया है। इसके अलावा मैं सीए हूँ और टीसा का कोर्स भी मैंने कर रखा है। सीए मेरी कंप्लीट हुई 2002 में और अभी तक मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है टोटल 21 इयर्स का, फेस टू फेस क्लास में। तो मैं आपको टैक्सेशन सब्जेक्ट में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी वाला पोर्शन भी पढ़ाऊंगा। ये जो सब्जेक्ट है ये लीगल सब्जेक्ट है, मतलब लॉ की बातें आएंगी इसमें। सबसे खास बात, ये सब्जेक्ट थ्योरी सब्जेक्ट है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी है। मतलब इसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने होंगे, प्रोविजंस को अप्लाई करके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने होंगे। इसलिए ये थ्योरी सब्जेक्ट भी है और प्रैक्टिकल भी है, जिसमें जो डायरेक्ट टैक्स वाला पोर्शन है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है और जीएसटी वाला पोर्शन थ्योरी पार्ट। ठीक है, मैक्सिमम थ्योरी क्वेश्चन आते हैं जीएसटी पर, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, बट मेजरली थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो टैक्सेशन का सब्जेक्ट है इसके दो पार्ट, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपका 50 मार्क्स का है, इनडायरेक्ट टैक्स भी आपका 50 मार्क्स का है। वैसे इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और कस्टम ड्यूटी दो हैं, बट सीए इंटरमीडिएट लेवल पर जीएसटी है सिर्फ, कस्टम ड्यूटी वाला पार्ट सीए फाइनल में। तो जैसा कि अभी मैंने बोला, डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा प्रैक्टिकल है और जीएसटी थ्योरी है, और इस सब्जेक्ट में हर साल चेंजेस होते हैं। हर साल गवर्नमेंट बजट लेकर आती है, बजट के थ्रू हर साल चेंजेस कर दिए जाते हैं। आप अकाउंट्स पढ़ते हो, कॉस्टिंग पढ़ते हो, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। इस सब्जेक्ट में टैक्सेशन में हर साल चेंजेस होते हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट यंग है मेरी तरह और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सीए पार्ट का कोर सब्जेक्ट है, सीए कोर्स का कोर सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही यूजफुल है। एक सीए को इस सब्जेक्ट के वजह से ज़्यादा जाना जाता है एज कंपेयर टू अकाउंट्स और कॉस्टिंग। अभी जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, मतलब न्यू सिलेबस आया, इसमें ये आपका है ग्रुप फर्स्ट में पेपर नंबर 3। पहले पेपर नंबर 4 हुआ करता था, अभी पेपर नंबर 3। और पहले मार्क्स एलोकेशन भी अलग हुआ करता था। 100 मार्क्स का ये पेपर है, इसमें दो पार्ट हैं, डायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स और जीएसटी 50 मार्क्स। डायरेक्ट टैक्स पहले 60 मार्क्स का हुआ करता था और जीएसटी वाला पोर्शन 40 मार्क्स का, लेकिन न्यू सिलेबस में मार्क्स एलोकेशन चेंज कर दिया गया है। आपका एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में आपके दो आंसर शीट अलग रहेंगी। डायरेक्ट टैक्स की आंसर शीट अलग रहेगी और जीएसटी की आंसर शीट अलग रहेगी। और जैसा कि आपको पता है शायद पहले से कि 30% एमसीक्यू रहेगा, 70% डेस्क्रिप्टिव रहेगा। तो जैसे डायरेक्ट टैक्स आपका 50 मार्क्स का है, तो इसका 15 मार्क्स का एमसीक्यू और 35 मार्क्स का डेस्क्रिप्टिव। और जीएसटी में भी सेम, जीएसटी में भी सेम। एमसीक्यू में आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी और एक अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है,
कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट हाँ, इंटरमीडिएट लेवल पर जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको डीप स्टडी रिक्वायर्ड है। आसान नहीं आते हैं कि बस आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, तो उसमें आपको डीप स्टडी की ज़रूरत रहेगी। एक और ख़ास बात, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, किसी स्टूडेंट का कुछ भी है, पेपर इंग्लिश में ही आएगा। कितने स्टूडेंट हैं हिंदी मीडियम? पेपर आपका इंग्लिश में ही आएगा, ठीक है। और पढ़ना भी इंग्लिश में रहता है, मतलब बुक्स वगैरह जो आपको मिलेंगी वो भी इंग्लिश में ही मिलेंगी, क्योंकि पेपर आपका जब इंग्लिश में आने वाला है तो पढ़ना भी आपको इंग्लिश में पड़ेगा। एग्ज़ाम में आप मिक्स लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, कीवर्ड्स आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले। इंग्लिश मीडियम वालों को तो इंग्लिश में ही लिखना है। स्टडी का पैटर्न क्या रहेगा? मैं आपको डायरेक्ट टेक्स्ट की 2 बुक्स दूंगा, एक मेन बुक जिसमें सेक्शंस और प्रोविज़न दे रखे होंगे, और दूसरा क्वेश्चन बैंक जिसमें सॉल्व्ड क्वेश्चन दे रखे हैं। सॉल्व्ड क्वेश्चन मैंने इसलिए दिए हैं ताकि स्टूडेंट को पता पड़े कि प्रेजेंटेशन कैसे देना है। और जीएसटी की एक ही बुक रहेगी आपकी, उसमें हर चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ICAI का मटेरियल भी रेफर करना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और ICAI के मटेरियल में भी कुछ क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस जगह जगह दे रखे हैं, वो आपको करने हैं, ठीक है। कई बार एज इट इज एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए, तो ये तो था कुछ इंट्रोडक्शन की बातें। अब सब्जेक्ट की बात करते हैं, बेसिक कंसेप्ट्स। इंडिया में टैक्स क्यों इम्पोज किया गया है, या कोई भी कंट्री टैक्स क्यों इम्पोज करती है, बता सकते हैं? गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं वहाँ पर स्टाफ को सैलरी देनी है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है। इसके अलावा डिफेंस पर पैसा खर्च करना है। गवर्नमेंट प्लानिंग बनाती है वो एग्जीक्यूट करने के लिए। काफ़ी सारे स्कूल्स गवर्नमेंट की फंडिंग से चलते हैं, जैसे गांव वगैरह में बच्चों से फीस नहीं ली जाती है और गवर्नमेंट अपने ही खर्चे पर स्कूल चलाती है। कुछ हॉस्पिटल में पेशेंट्स को फ्री में ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो और गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जगह जगह पुल बनाने हैं, उसके लिए सड़कें बनानी है, तो इन सब में पैसा खर्च करना है। इसलिए गवर्नमेंट को भी बजट बनाना पड़ता है कि पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ खर्च करना है, ठीक है। तो टैक्स क्या है? टैक्स एक मॉनेटरी बर्डन है जो लेवीड बाय गवर्नमेंट है। लेवी मतलब गवर्नमेंट इम्पोज करती है, लेवी मतलब इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। गवर्नमेंट इम्पोज करती है अपॉन द पर्सन्स, पर्सन के ऊपर, पर्सन से चार्ज करेगी अंडर ए लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। क्या होता है लेजिस्लेटिव अथॉरिटी? गवर्नमेंट के पास पावर कहाँ से आया टैक्स कलेक्शन करने का? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ऐसा क्या दे रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अच्छा, जैसे कोई भी लॉ होता है उसमें सेक्शंस होते हैं, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर आर्टिकल्स होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल होता है आर्टिकल 246। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल 246 के अंदर क्या दे रखा है कि गवर्नमेंट के पास पावर आता है
शेड्यूल 7 से। शेड्यूल 7 से पावर मिला, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। लिस्ट फर्स्ट बनी है, लिस्ट सेकंड बनी हुई है और लिस्ट थर्ड। लिस्ट फर्स्ट में जो मैटर्स लिखे हुए हैं उसमें कानून बनाने का पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लिस्ट 2 में जो मैटर्स हैं उस पर कानून बनाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और लिस्ट थर्ड जो कि कॉन्करेंट लिस्ट कहलाती है, कानून बनाने का पावर, उसमें जो मैटर्स लिखे हैं उन पर कानून बनाने का पावर बोथ गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी। अब एक बात बता सकते हैं आप कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट में एक मैटर लिखा हुआ है उस पर बोथ गवर्नमेंट के पास पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। दोनों गवर्नमेंट ने कानून बना दिया एक ही मैटर पर, क्या प्रिवेल करेगा? अगर किसी मैटर पर रेपुग्नेंसी है तो उस मैटर पर सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। शेड्यूल 7 के अंदर अब इनकम टैक्स की अगर बात करें तो इनकम टैक्स किसका बनाया हुआ कानून है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसका मतलब इनकम टैक्स बनाने का, इनकम टैक्स एक्ट बनाने का पावर कहां से मिला होगा? लिस्ट फर्स्ट से। लिस्ट फर्स्ट से मिला होगा। तो लिस्ट फर्स्ट जो कि सेंट्रल लिस्ट कहलाती है, लिस्ट फर्स्ट के अंदर एंट्री नंबर, एंट्री है एंट्री नंबर 82। तो एंट्री नंबर 82 से पावर मिला है इंडिया में इनकम टैक्स इंपोज करने का सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन इस एंट्री का टाइटल है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, बट इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ऐसा लिस्ट फर्स्ट में दे रखा है एंट्री नंबर 82 के लिए, जिसका टाइटल है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। मतलब किसी भी इनकम पर टैक्स लगा सकते हैं बट एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। कारण बताइए, एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। कारण वैसे तो गवर्नमेंट को स्लैब फिक्स करनी चाहिए कि 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख से ऊपर अगर एग्रीकल्चरल इनकम भी हो रही है तो टैक्स लगे, बट गवर्नमेंट ने नहीं लगाया है। ठीक है, रीज़न काफ़ी सारे पॉलिटिकल पर्सन भी एग्रीकल्चर से इनकम शो करते हैं। ठीक है, तो इन रीजंस की वजह से एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगाया गया है। अच्छा, एक खास बात कि लिस्ट फर्स्ट मना करती है कि एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, बट लिस्ट सेकंड जो स्टेट लिस्ट है उसमें मना है क्या? उसमें तो लिखा हुआ है क्लियर कट कि टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम स्टेट गवर्नमेंट इंपोज कर सकती है। मतलब लिस्ट सेकंड में तो लिखा हुआ है एग्रीकल्चरल इनकम पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर सकती है, बट स्टेट गवर्नमेंट ने भी टैक्स नहीं लगाया है। पावर तो है स्टेट गवर्नमेंट के पास, बट स्टेट गवर्नमेंट ने भी टैक्स नहीं लगाया है एग्रीकल्चरल इनकम पर। तो यहाँ हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 246 पावर दे रहा है शेड्यूल 7 बनाकर कि उसके अंदर लिस्ट फर्स्ट है, लिस्ट फर्स्ट के अंदर एंट्री नंबर 82 है, उससे पावर मिला। ठीक है, अब बताइए टैक्स का पेमेंट वॉलेंट्री पेमेंट है क्या या फोर्स्ड पेमेंट है? वॉलेंट्री पेमेंट होगा तो कोई देगा ही नहीं, तो फोर्स्ड पेमेंट है, ये कोई डोनेशन भी नहीं है। कोई टैक्स पे कर रहा है, इट मीन्स वो गवर्नमेंट को डोनेशन दे रहा है क्या? नो। और
इंडिया में दो टाइप के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। कई लोगों को ऑब्जेक्शन है कि दो टाइप के टैक्सेस क्यों लगाए गए, या तो डायरेक्ट टैक्स होना चाहिए था या इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों में से एक ही होना चाहिए था। दो टाइप के टैक्सेस क्यों लगाए गए? कोई बता सकता है उसका लॉजिक? डायरेक्ट टैक्स क्या इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी और कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स किसी भी पर्सन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जैसे ही किसी पर्सन को इनकम हुई, उसको अपनी ओन पॉकेट से टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है, तो इसलिए ये टैक्स उस पर्सन को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स उस पर्सन को अपनी जेब से पे नहीं करना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम पता है? दूसरे से चार्ज करके गवर्नमेंट को पे करना होता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम कैसे है समझते हैं। देखिए, अगर इनकम टैक्स है, मिस्टर ए को इनकम हुई, इस पर मिस्टर ए को टैक्स देना ही है, ये डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है, अपनी ओन पॉकेट से टैक्स का पेमेंट करना है। लेकिन जीएसटी या हम कहें इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें क्या सिस्टम होता है, जैसे ए ने कोई गुड्स या सर्विस बी को सेल की, बी ने आगे वही गुड्स सी को बेचा, तो मान लीजिए ए बी को गुड्स सेल कर रहा है ₹100 में, और उस पर टैक्स रेट है, मान लेते हैं 18% जीएसटी। तो बी कितना पे करेगा ए को? 118। इसमें से ए अपने पास 100 रुपए रख लेगा और 18 रुपए गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा, ठीक है। फिर यही गुड्स आगे बी रीसेल करेगा, तो फॉर एग्जाम्पल क्या सेम रेट में रीसेल करेगा? क्या वो उसके कुछ एक्सपेंसेस लगे होंगे, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल वो सेल करता है 150 में, ये इसने 50 रुपीज क्या ऐड किया टुवर्ड्स एक्सपेंसेस और प्रॉफिट मार्जिन। अब इस पे भी मान लेते हैं हम टैक्स रेट 18% है, तो 150 का 18% कितना हुआ? 27। टोटल बी ने सी से कितना चार्ज किया? 177, ठीक है। हम मानते हैं जैसे कि सी जो है वो अल्टीमेट कंज्यूमर है, उस पे टैक्स का बर्डन कितना पड़ा? 27 रुपीज का। इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन अल्टीमेट कंज्यूमर पर पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताइए, बी इस केस में गवर्नमेंट को कितना डिपॉजिट कराएगा? 9 डिपॉजिट कराएगा डिफरेंस का, या 27 डिपॉजिट कराएगा? बी ने सी से चार्ज कितना किया है? बी ने सी से चार्ज कितना किया है? 27 किया है। टैक्स का कितना चार्ज किया है? 27 चार्ज किया है। तो जो 27 चार्ज किया है ये बी का, अब मैं सारी बात बी के एंगल से करूंगा, बी के एंगल से ही सारी बात करूंगा। बी ने अपने कस्टमर सी से वसूला है टैक्स का 27, जो अपने कस्टमर से वसूलते हैं वो कहलाता है आउटपुट टैक्स 27। और बी ने जब ए से परचेस की थी, उसकी परचेस पर कितना टैक्स लग के आया था? 18। तो उसे इसकी क्रेडिट मिल जाएगी, परचेस पर लगे हुए टैक्स की क्रेडिट मिल जाती है। परचेस पे जो टैक्स लग के आता है उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं, और सेल पे जो टैक्स लगाया गया है, बी के एंगल से बात कर रहा हूं, बी की सेल, बी ने अपनी सेल पर कितना टैक्स लगाया? 27। और
बी की परचेस पर कितना टैक्स लग के आया, 18, तो उसे इस 18 की क्रेडिट मिल जाएगी और बी गवर्नमेंट को डिफरेंस का 9 रुपीस ही डिपॉजिट कराएगा। अब ओवरऑल पिक्चर देखते हैं। हमने बोला इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन कस्टमर पर पड़ता है, तो कस्टमर पर कितना बर्डन पड़ा है, 27। कस्टमर की जेब पर भार पड़ा 27 का, गवर्नमेंट को ए ने डिपॉजिट कराया 18 और बी ने डिपॉजिट कराया 9, तो गवर्नमेंट तक टैक्स रेवेन्यू, टैक्स कलेक्शन कितना पहुंचा, टोटल 27। ये आपस में रिकंसाइल होना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास 27 पहुंचा और कस्टमर पर भी बर्डन 27 का ही पड़ा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में हो क्या रहा है, अपनी जेब से डिपॉजिट करवा रहे हैं क्या? एक एंगल से सोचो, ए ने अपनी जेब से जमा कराया क्या, उसने बी से वसूल करके जमा कराया। ठीक इसी तरीके से बी के एंगल से सोचो, बी जो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा रहा है, कौन सा अपनी जेब से डिपॉजिट करवा रहा है, वो सी से चार्ज करके डिपॉजिट करवा रहा है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन हम पास ऑन कर देते हैं, दूसरे पर शिफ्ट कर देते हैं, जबकि डायरेक्ट टैक्स में खुद की ही जेब से टैक्स बियर करना पड़ रहा है। तो ये है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का बेसिक डिफरेंस। तो डिफरेंस को डिटेल में बात करते हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में टैक्स इंपोजिशन डायरेक्टली उसी सेम पर्सन पर होता है और जिस पर्सन पर टैक्स इंपोजिशन हुआ है वही गवर्नमेंट को पे करेगा अपनी ओन पॉकेट से। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, जैसे यहां पर, जैसे ए की बात करूं सिर्फ अभी, ए ने बी से चार्ज करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया, तो ए ने अपनी ओन पॉकेट से तो बियर किया नहीं। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट बाय डिफरेंट पर्सन। डिपॉजिट तो कौन करवा रहा है, सेलर या सप्लायर, लेकिन अल्टीमेट बर्डन तो किस पे पड़ा है, फाइनल कंज्यूमर पर अल्टीमेट बर्डन पड़ा है। मतलब बियर कोई और कर रहा है और डिपॉजिट कोई और करवा रहा है, डिफरेंट पार्टीज हो गई। जबकि डायरेक्ट टैक्स में जिस पर बर्डन पड़ा वही गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स में टैक्स बर्डन शिफ्ट नहीं होता है, ओन पॉकेट से बियर करना पड़ता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में जो पर्सन गवर्नमेंट को पे कर रहा है उसको अपने कंज्यूमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। इस तरीके से अदर पर्सन पर टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर दिया गया। डायरेक्ट टैक्स जो है वो, बताइए, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा क्या? इसका मतलब डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का है। इनकम कम है तो कम टैक्स देना है, इनकम ज्यादा है तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा है क्या? फॉर एग्जाम्पल, आप कोई गुड्स मार्केट से परचेस करने गए, या एक बहुत ही रिच पर्सन का बेटा या बेटी मार्केट से कोई प्रोडक्ट परचेस करने गए, क्या दोनों पर टैक्स का बर्डन सेम ही पड़ेगा? उस गुड्स पर जो जीएसटी लग रहा है सेम ही दोनों को पे करना पड़ रहा है, चाहे रिच पर्सन हो चाहे पुअर हो। इसलिए डायरेक्ट टैक्स के लिए कहा जाता है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का है। कहा जाता है कि सेम अमीर आदमी से भी आप उतना टैक्स लेते हो जितना गरीब से लेते हो, इसका मतलब आप गरीबों का दमन कर रहे हो। उसके लिए वर्ड यूज होता है रिग्रेसिव इन नेचर। रिच पर्सन और पुअर पर्सन को सेम टैक्स देना पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स इनकम पर लगता है। एक पहले डायरेक्ट टैक्स और हुआ करता था, वेल्थ टैक्स, वो प्रॉपर्टी पे लगता था। वेल्थ टैक्स 2012 में हटा दिया गया था। अब एट प्रेजेंट डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ एक ही टैक्स है, इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? परचेस सेल पर, कंजम्पशन पर, या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पर, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या लगता है?
कस्टम ड्यूटी। तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। इनकम टैक्स एक्ट कब से आया? टाइटल क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो बनाया तो 1961 में गया था। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बनाया गया, लेकिन अप्लीकेबल कब से हुआ? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 से। क्या पूरे इंडिया में अप्लीकेबल है? स्पेशली क्या जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लीकेबल है? यस, इवन जीएसटी भी जम्मू एंड कश्मीर में अप्लीकेबल है, इनकम टैक्स में भी जम्मू एंड कश्मीर में अप्लीकेबल है। रीजन, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट है। पहले कभी सर्विस टैक्स हुआ करता था, तब सर्विस टैक्स जम्मू एंड कश्मीर में अप्लीकेबल नहीं हुआ करता था, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल रेफरेंस देना पड़ता है। इस इनकम टैक्स एक्ट में गवर्नमेंट हर साल चेंजेस करती है। बताइए चेंजेस कैसे करती है? स्लैब चेंज करती है? नहीं, चेंज करने के लिए क्या करती है? बजट आता है। हर साल चेंजेस करने के लिए गवर्नमेंट बजट निकालती है। अच्छा, बजट की डेट पता है आपको? बजट कब आता है? 1 फेब को आता है। तो अभी 1 फेब 2023 को बजट आया। इस बजट का एक छोटा सा पार्ट होता है फाइनेंस बिल। बताइए फाइनेंस बिल एनुअल बेसिस पे आएगा क्या? एवरी ईयर आएगा? यस, एवरी ईयर आता है। तो अभी कौन सा फाइनेंस बिल लग रहा है? फाइनेंस बिल 2023 अभी ये लग रहा है। ठीक है, एवरी ईयर। जैसे पिछले अभी नवंबर का जो बैच कंप्लीट किया, उन बच्चों के लिए क्या लग रहा था? फाइनेंस एक्ट 2022। सीए में कैसे चलता है? मई और नवंबर में जो एग्जाम होते हैं उनमें सेम फाइनेंस एक्ट लगता है। तो अभी मई 24 और नवंबर 24, इसमें जो भी स्टूडेंट्स बैठेंगे उनके लिए यही फाइनेंस बिल लगेगा। ठीक है, तो बजट का एक छोटा सा पार्ट होता है फाइनेंस बिल। अच्छा, फाइनेंस बिल में क्या लिखा होगा? चेंजेस, अमेंडमेंट्स। चेंजेस को हम अमेंडमेंट्स बोलते हैं। तो फाइनेंस बिल के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो टैक्स रेट्स, कि टैक्स की रेट्स क्या होंगी? अलग अलग इनकम पर अलग अलग टैक्स रेट्स हो सकती है। जैसे सैलरी इनकम पर अलग टैक्स रेट हो सकती है, या किसी ने कोई प्रॉपर्टी सेल की उस पर अलग टैक्स रेट हो सकती है। इनकम अलग अलग टाइप की होगी तो टैक्स रेट भी अलग अलग हो सकती है। या अलग अलग एसएससी है, कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है तो टैक्स रेट अलग होगी, कंपनी पर टैक्स रेट अलग होगी, पार्टनरशिप फर्म पर टैक्स रेट अलग होगी। तो टैक्स रेट कहाँ बताई जाती है? एवरी ईयर फाइनेंस बिल में। इसके अलावा फाइनेंस बिल के अंदर क्या होता है? अमेंडमेंट्स। गवर्नमेंट पहले ही बता देती है कि हम इनकम टैक्स एक्ट में क्या चेंजेस करने वाले हैं। तो आपको कब से बता दिया गया? 1 फरवरी 2023 को बता दिया गया। ये अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल कब से होंगे? क्या ये अमेंडमेंट्स किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के रेस्पेक्ट में होंगे? यस, क्योंकि बजट एवरी ईयर आ रहा है तो वो किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के रेस्पेक्ट में होगा। तो बताइए, ये जो इस डेट को बजट आया, वो कौन से फाइनेंशियल ईयर की इनकम पर टैक्स चार्ज करने की बात कर रहा होगा? फाइनेंशियल ईयर 2023-24, जो कि शुरू होगा 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। इसका मतलब क्या गवर्नमेंट ने आपको एडवांस में बता दिया कि हम जो चेंजेस इस डेट से इफेक्टिव होंगे
जो चेंजेस इस डेट से इफेक्टिव होंगे वो हम आपको एडवांस में ही बता रहे हैं 1 फरवरी को, ठीक है। तो फाइनेंस बिल, बजट जैसे ही आता है, बजट आने के बाद क्या होता है, पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में रखा जाता है, दोनों जगह पास हो जाता है। पहले सब कहाँ जाता है, लोकसभा में, फिर राज्यसभा में। वहाँ दोनों जगह पास होने के बाद फिर एक काम और रहता है, बता सकते हैं, प्रेसिडेंशियल एसेंट राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है स्वीकृति के लिए। उसके बाद मतलब किसी भी फाइनेंस बिल पर 2 प्रोसेसेस हो जाएं, क्या वो पास हो जाए पार्लियामेंट में, पास्ड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में पास हो जाए और उसको प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल जाए, व्हाट प्रेसिडेंशियल एसेंट, उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाए। ये दोनों काम होने के बाद, ये जो पहले फाइनेंस बिल था, दोनों काम खत्म होने के बाद यही कहलाएगा फाइनेंस एक्ट। आप बेयर एक्ट उठाएंगे जो गवर्नमेंट ने पास किया, उस पे लिखा होता है इनकम टैक्स एक्ट, उसके नीचे ब्रैकेट में दे रखा होता है एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2023। ऐसे लैंग्वेज होती है, इनकम टैक्स एक्ट एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2023। तो यही बिल अब बन गया आपका फाइनेंस एक्ट 2023। तो 2 काम होने के बाद फाइनेंस बिल ही बन जाता है फाइनेंस एक्ट। अच्छा, एक बात बता सकते हो कि एवरी ईयर अगर आएगा बजट, 1 फेब को ही आएगा, और गवर्नमेंट के पास चेंजेस करने का पावर, मतलब क्या 1 फेब को ही है क्या? गवर्नमेंट को कोई भी चेंज करना है तो 1 फेब को ही करे क्या? अगर कोई चेंज करना है, इमरजेंसी आन पड़ी है, चेंज करना ही है, तो 1 साल वेट करें। जैसे 1 फरवरी 2023 को बजट आ गया, अब मान लीजिए सितंबर मंथ में गवर्नमेंट को नेसेसिटी लग रही है कि ये चेंज करना चाहिए, तो क्या 1 फेब 2024 आने का वेट करें? क्या साल के बीच में अमेंडमेंट करना पॉसिबल है? उसके लिए क्या करेंगे, फिर बजट लेके आएंगे क्या? साल के बीच में बजट लेके आएंगे क्या? नहीं। अगर छोटा चेंज है तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन और सर्कुलर पास करके वो छोटा सा चेंज अमेंडमेंट कर देती है। बट अगर कोई मेजर ड्रास्टिक चेंज करना हो तो साल के बीच में अगर गवर्नमेंट चेंज करना चाहे तो उसके लिए गवर्नमेंट को पास करना पड़ता है अमेंडमेंट एक्ट या ऑर्डिनेंस। यहां मैंने दे रखा है, नॉर्मली अमेंडमेंट कैसे होते हैं, मेड थ्रू एनुअल फाइनेंस एक्ट। एनुअल फाइनेंस एक्ट मतलब हर साल फाइनेंस एक्ट आएगा, उसके थ्रू अमेंडमेंट होंगे। बट अगर अमेंडमेंट की नेसेसिटी अराइज हो इन बिटवीन 2 फाइनेंस एक्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडमेंट एक्ट या ऑर्डिनेंस पास करके अमेंडमेंट कर देगी। छोटा सा चेंज है तो नोटिफिकेशन और सर्कुलर के थ्रू हो जाएगा, लेकिन अगर मेजर या ड्रास्टिक चेंज है तो ऑर्डिनेंस या अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू होगा, और वो साल के बीच में भी किया जा सकता है। एक अमेंडमेंट मेरे को ध्यान आ रहा है कि ऐसा गवर्नमेंट को बीच में करने की ज़रूरत पड़ी थी। गवर्नमेंट ने शेयर्स पे गेन होता है, सेल करने पर प्रॉफिट होता है, अगर वो लॉन्ग टर्म नेचर का है, मतलब अगर किसी ने 24 मंथ से ज़्यादा शेयर्स होल्ड किए थे फिर सेल किया था, तो उसको बेचने पर जो गेन होता था वो पहले एग्जेम्प्ट होता था, टैक्स नहीं लगता था। उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 1038 हुआ करता था कि शेयर्स बेचने पर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, प्रॉफिट होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। वो गेन इस सेक्शन में एग्जेम्प्ट था। लेकिन
गवर्नमेंट ने ये एग्जम्पशन बजट के अंदर हटा दिया, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ शेयर्स टैक्सेबल हो गया। ये अमेंडमेंट करने के बाद शेयर मार्केट डाउन हो गया, सारे पर्सन अपने शेयर्स बेचने लगे कि अब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद नहीं है। इवन जो बाहर से नॉन रेजिडेंट्स ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रखा था इंडियन कंपनीज के शेयर्स में, नॉन रेजिडेंट ने भी बोला हमारे साथ धोखा हुआ है, कि गवर्नमेंट ने बोला कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडिया में होगा तो एग्जेम्प्ट होगा, इसीलिए तो हमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया इंडियन कंपनी के। अब गवर्नमेंट अपने वायदे से मुकर रही है। तो जब गवर्नमेंट ने ये 1038 का एग्जम्पशन हटाया था, शेयर मार्केट डाउन हो गया। 6 महीने तक गवर्नमेंट बार बार विचार करती रही कि ये एग्जम्पशन जो हमने विड्रॉ किया है रीस्टोर करें क्या। ठीक है, तो बाद में सितंबर में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट एक्ट और ऑर्डिनेंस निकाला और कुछ हद तक उन नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स को रिलीफ देने की कोशिश की। तो साल के बीच में भी गवर्नमेंट को इमरजेंसी आन पड़ती है कि हम अमेंडमेंट करें। बताइए किसी पर्सन की इनकम कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? एक इनकम कैलकुलेट, किसी भी पर्सन की इनकम है कैलकुलेशन करने का क्या तरीका है? गवर्नमेंट ने 5 हेड का टैक्सेशन सिस्टम बनाया है। वो 5 हेड का टैक्सेशन सिस्टम क्या है समझते हैं। 5 हेड्स ऑफ इनकम्स, 5 हेड्स ऑफ इनकम्स। पहला हेड गवर्नमेंट ने बनाया इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम सैलरीज। कोई पर्सन जॉब करता है, उसको सैलरी की इनकम होती है, इस फर्स्ट हेड में रिपोर्ट करेगा। दूसरा हेड गवर्नमेंट ने बनाया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। किसी पर्सन को रेंटल इनकम हो रही है, किराए की इनकम, इस दूसरे हेड में शो करेगा। तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशनल है, जैसे एडवोकेट, डॉक्टर, सीए, सीएस, तो इस तीसरे हेड में अपनी इनकम रिपोर्ट करेगा। किसी पर्सन ने मान लीजिए कोई एसेट सेल की, जैसे लैंड, बिल्डिंग, शेयर्स, तो फोर्थ हेड गवर्नमेंट ने बनाया इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। एसेट बेचने पर कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, उसे इनकम टैक्स की लैंग्वेज में कैपिटल गेन कहा जाता है। इसके अलावा 5वां हेड बनाया, गवर्नमेंट का कहना था ईच एंड एवरी इनकम के लिए अलग अलग हेड बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम अलग से एक रेजिडुअल कैटेगरी बना देते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इस तरीके से 5 हेड गवर्नमेंट ने बनाए। अदर सोर्सेस हेड में क्या क्या आएगा, मतलब कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? इंटरेस्ट, किसी डिबेंचर होल्डर के पास डिबेंचर्स हैं किसी कंपनी के, उस पर इंटरेस्ट इनकम हो रही है, या शेयर्स हैं, शेयर्स पे उसको डिविडेंड मिल रहा है, किसी पर्सन के लॉटरी इनकम हुई तो लॉटरी की इनकम यहां टैक्सेबल होगी। किसी पर्सन ने गेम शो में पार्टिसिपेट किया, गेम शो से इनकम हुई, गेम शो से इनकम हुई, तो और एक बहुत बड़ी इनकम गिफ्ट, गिफ्ट रिसीव हुआ, वो भी अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगा। सारे गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है,
फॉर एग्जाम्पल वैलेंटाइन डे को गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से गिफ्ट मिला, वॉच टैक्सेबल नहीं होगी, पढ़ेंगे। तो गिफ्ट अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होता है। तो गवर्नमेंट ने इस तरीके से 5 हेड बनाए इनकम्स के। आपको रेस्पेक्टिव हेड में इनकम रिपोर्ट करनी होगी और इन 5 हेड में जो भी टोटल इनकम आएगी उसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम शॉर्ट में बोले तो जीटीआई। अब क्या गवर्नमेंट सारी इनकम पर टैक्स ले लेगी? मतलब 5 हेड में इनकम आ रही है, गवर्नमेंट ने इनकम देखा बस और टोटल लगाया, ग्रॉस टोटल इनकम आ गई और इस पर टैक्स ले ले? क्या कोई रिलैक्सेशन, कोई डिडक्शन, रिबेट, रिलीफ कुछ मिलेगा? तो गवर्नमेंट ने ग्रॉस टोटल इनकम में से सिस्टम किया कि हम आपको कुछ डिडक्शंस लेस करेंगे। वो कहलाते हैं डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। जैसे किसी पर्सन ने अपने चिल्ड्रन के लिए ट्यूशन फीस का पेमेंट किया या आपने लाइफ के लिए इंश्योरेंस करवाया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो उसका यहाँ डिडक्शन मिल जाएगा। किसी पर्सन ने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया या कोई पर्सन हैंडीकैप्ड है तो गवर्नमेंट सिंपैथी के ग्राउंड पे भी एग्जाम्पशन देती है। उसके लिए हम एक सेक्शन पढ़ेंगे 80U। हैंडीकैप्ड पर्सन को भी डिडक्शन मिलता है 80U में। तो वो डिडक्शन सब यहाँ लेस हो जाते हैं। उसके बाद आती है टोटल इनकम। टोटल इनकम वो अमाउंट है जिस पर टैक्स की कैलकुलेशन होगी। आपने सुना इस बार गवर्नमेंट ने बोला पहले 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता था, अब 7 लाख तक, पर 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। गवर्नमेंट ने टैक्स की 2 स्कीम बनाई है, एक रेगुलर स्कीम और एक डिफॉल्ट टैक्सेशन रेजिम। उसमें गवर्नमेंट ने कंसेशनल टैक्स रेट बनाई है। वो दोनों स्कीम हम बाद में पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। तो टोटल इनकम वो अमाउंट है जिस पर हम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। बताइए टैक्स किसको पे करना होगा? पर्सन को पे करना होगा। और पर्सन की डेफिनेशन में कौन फॉल करता है? क्या सिर्फ इंडिविजुअल या कंपनी भी पर्सन है? कंपनी भी आर्टिफिशियल पर्सन है। तो पर्सन की डेफिनेशन दी गवर्नमेंट ने। पर्सन की डेफिनेशन दी गई आपको सेक्शन 2 क्लॉज 31 में। अभी मैंने इसको क्लॉज बोला, सेक्शन 2 क्लॉज 31। काफी लोग पढ़ते हैं तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 बोल देते हैं। तो ये क्लॉज है या सब सेक्शन है? ये क्लॉज है। देखिए ये कैसे डिसाइड होता है। इनकम टैक्स में सिर्फ 2 सेक्शन के लिए सेक्शन 2 और 10, इसमें विद इन जो ब्रैकेट दे रखा होगा, जैसे अभी सेक्शन 2 क्लॉज 31 दे रखा है पर्सन की डेफिनेशन, इसको मैं क्लॉज बोल रहा हूं। ठीक इसी तरीके से सेक्शन 10 में भी ऐसे ही होगा। जैसे सेक्शन 10 क्लॉज 1, सेक्शन 10 क्लॉज 1 बोलता है एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट है, तो इसको मैं क्लॉज बोल रहा हूं। ठीक है। थोड़े टाइम बाद हम सेक्शन 23 पढ़ेंगे, ब्रैकेट के अंदर सबसेक्शन 1 लिखा होगा। तो यहां ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसको सबसेक्शन बोल रहे हैं और यहां जो ब्रैकेट में दे रखा है इसको क्लॉज बोल रहे हैं। ऐसे क्यों? देखिए वैसे तो ये सब सेक्शन ही होता है, बट सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 2 और 10 2 सेक्शन ऐसे हैं जिसके विद इन ब्रैकेट जो दे रखा होगा उसको क्लॉज बोलेंगे।
अच्छा, इसके आगे और कुछ भी दे रखा हो, जैसे इसको सब क्लॉज बोलेंगे, और इसके आगे कुछ दे रखा हो तो, जैसे ये सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, इसको आगे इस तरीके से दे रखा, और ये सेक्शन सबसेक्शन, ये क्लॉज, ठीक है, और उसके भी आगे कुछ दे रखा हो वो सब क्लॉज। तो दो सेक्शन में ऐसा होगा कि डायरेक्ट ही क्लॉज बोलेंगे हम उसको, और उसके आगे जो लिखा होगा वो सब क्लॉज। अच्छा, पर्सन की डेफिनेशन समझते हैं। मैंने बोला इनकम सबकी क्या इसी मैनर में कंप्यूट होगी क्या? बताइए, अभी जो पैटर्न पड़ा, ऑल पर्सन की इनकम इसी मैनर में कंप्यूट होगी क्या? यस। आप बोलेंगे कि नहीं, सारे लोगों की इनकम ऐसे कैसे निकालेंगे? जैसे कंपनी है तो सैलरी की इनकम तो होगी नहीं, कंपनी को सैलरी की इनकम होगी क्या? नहीं होगी। तो इनकम निकालने का सबका तरीका सेम रहेगा, कॉमन है। अब किसी पर्सन को नहीं है सैलरी की इनकम तो रिपोर्ट नहीं करेगा, बस। अब बात करते हैं पर्सन किसको बोलेंगे। पर्सन की डेफिनेशन, पर्सन में कवर होता है इंडिविजुअल, HUFP पर्सन है, कंपनी, फर्म में क्या क्या कवर होगा? सिंपल पार्टनरशिप फर्म और LLP, एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये भी कवर होंगे। आप बोलेंगे क्या होता है ये, हमें नहीं पता। आप बता सकते हो एसोसिएशन ऑफ पर्संस क्या होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होता है? बता सकता है कोई? प्रॉफिट मोटिव से काम करे, लोगों का ग्रुप। हाँ, तो जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं हस्बैंड वाइफ का। देखिए, मैं इनकम अर्न करने के पर्पज से बात कर रहा हूं अभी। मेरा मकसद है इनकम अर्न करने के पर्पज से कुछ लोगों ने ग्रुप बना लिया और वो जॉइंट एक्टिविटी करके जॉइंट प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? आप बोलोगे पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा। पार्टनरशिप फर्म में भी तो ऐसे ही होता है। मान लीजिए 4 पार्टनर बन गए, वो पार्टनरशिप फर्म हो गई। तो मैं डिफरेंस बताता हूं। अगर किसी का रिटर्न में पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूट किया हुआ है तो वो पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म की एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है रिटर्न में पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। और अगर रिटर्न में पार्टनरशिप डीड नहीं है फिर भी कुछ पर्सन जॉइंट एक्टिविटी करके जॉइंट प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो वो कहलाएगा एसोसिएशन ऑफ पर्संस। इसका मतलब डीड है तो वो पार्टनरशिप फर्म है, डीड नहीं है तो वो AOP है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। अच्छा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होता है? फादर की डेथ हो गई रनिंग ईयर में, मान लेते हैं हम 18 अगस्त 2023 फादर की डेथ हो गई। फादर के 4 बेटे थे। बताइए, 1 अप्रैल से लेकर 18 अगस्त तक की जो इनकम होगी, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेगी कि नहीं लेगी? लेगी? नहीं लेगी? लेगी। किससे लेगी? इस पर्सन की तो डेथ हो गई है, तो इसने तो ऊपर की गाड़ी पकड़ ली है, बेटों से लेगी। क्या बेटे जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे फादर का टैक्स पेमेंट करने के लिए? जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे या सिर्फ जॉइंटली लायबल होंगे? जैसे 4 बेटे हैं, फादर का टैक्स चारों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के
हाथ में 4 बेटे में से एक कोई भी हाथ लगा तो सारा का सारा फादर का टैक्स उससे वसूल लिया। चारों बेटे फादर से उनको प्रॉपर्टी मिली है, टू दैट एक्सटेंट सब लायबल है। और कैसे लायबल है? जॉइंटली एंड सेवरली। मतलब चारों में से अगर एक भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हत्थे चढ़ा तो फादर का सारा टैक्स उससे वसूल लिया जाएगा। ठीक है। अब चारों बेटों से जॉइंटली टैक्स लेना है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो। ठीक है। तो फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स ऑफ फादर, चारों बेटे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है। ठीक इसी तरीके से काफ़ी सारे मंदिर, स्कूल वगैरह ट्रस्ट के तहत बनाए जाते हैं, तो ट्रस्ट भी अंडर इनकम टैक्स एक्ट पर्सन है। लोकल अथॉरिटी, जैसे जोधपुर में जेडीए नाम सुना, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, ये सब भी अंडर इनकम टैक्स एक्ट पर्सन है। लोकल अथॉरिटी पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करता है, इसको भी टैक्स देना पड़ेगा। फिर कोई भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, आप बोलोगे सर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन तो एक ही होता है, और वो ऊपर हम कंपनी में पढ़ चुके, कंपनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन होती है। ठीक है। तो नीचे फिर क्यों लिखा है? यहां पे 2 बार आ गया है, 2 बार नहीं आया है। कंपनी का स्पेसिफिक रेफरेंस आ गया ऊपर, तो कंपनी तो पर्सन है ही है। इसके अलावा क्या लैंग्वेज है? एनी अदर। इसके अलावा कोई भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है जो ऊपर वाली कैटेगरीज में फॉल नहीं करता है, वो भी पर्सन की डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन में फॉल करेगा। जैसे पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को भी इनकम होती है क्या? पब्लिक से डोनेशन मिलते हैं, उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। यस, देना पड़ेगा। बताइए, सीए इंस्टीट्यूट को टैक्स देना पड़ेगा? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है सीए इंस्टीट्यूट, आपसे फीस लेता है, हम मेंबर से फीस लेता है, उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो सीए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट, ये अंडर इनकम टैक्स एक्ट पर्सन है, तो टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने गंगा नदी की सफाई के लिए क्लीन गंगा फंड बनाया। इसमें क्या करती है? पब्लिक डोनेशन देती है, तो इसे भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन कहा जाता है, इसको भी टैक्स देना पड़ेगा। और स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ भारत फंड, ये गवर्नमेंट ने बनाया, इसमें भी पब्लिक से खूब सारा डोनेशन मिलता है, तो इस इनकम पर भी ये आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, इसको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हमने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी। एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। हालांकि हम बाद में एक चैप्टर और आएगा, एग्जम्पशन चैप्टर, उसमें हम पढ़ेंगे स्वच्छ भारत कोष की सारी इनकम एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स लगेगा ही नहीं। ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला? इनकम कंप्यूट करने का तरीका क्या है? 5 हेड का टैक्सेशन सिस्टम है। जीटीआई आ जाएगी, जीटीआई के बाद चैप्टर 6 से के डिडक्शन लेस हो जाएंगे, फिर टोटल इनकम आ जाएगी जिस पे हम टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। और टैक्स पे करने के लिए लायबल कौन है? पर्सन। और पर्सन ये सब हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ कंपनी, सिंपल पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, ट्रस्ट, लोकल अथॉरिटी, और कोई भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो सीए इंस्टीट्यूट को भी टैक्स देना पड़ेगा। समझ आ गई बात? चलिए बाकी कल समझते हैं।